हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर थर्ड के इंट्रोडक्शन वीडियो। चैप्टर थर्ड क्या है? बहुपद। बहुपद का हम क्या पढ़ेंगे आज? परिचय। पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन के बारे में आज हम पूरा इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज इसका करेंगे। ठीक है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुपद से पहले कुछ टर्म्स है, उसके बारे में पहले हम पता कर लेते हैं कि क्या होता है। पहला क्या है आपका? चर। चर क्या होता है? चर का डेफिनेशन है जिसका मान निरंतर बदलते रहता है। क्या बोलता है कि जिसका मान क्या हो जाए? बदल जाए, उसे क्या बोलते हैं? चर। या इसी को बोलते हैं कांस्टेंट, सॉरी वेरिएबल। वेरिएबल जिसका मान बदल जाए, जैसे जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे क्या है? हमारे चर हैं। जितने भी सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या हो जाएगा? इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये सारे क्या हो जाएंगे? चर। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक्स वाई जेड, ए बी सी डी, मतलब ए टू लेके जेड तक जितने भी सारे 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? चर। चर का डेफिनेशन याद रखिएगा, जिसका मान बदल जाए, जिसका मान बदल जाए उसको क्या बोलेंगे? चर बोलेंगे। ओके, ठीक है। दूसरा है अचर, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? चर का सीधा उल्टा, जिसका मान ना बदले उसे क्या बोलेंगे? अचर। जितने भी यहाँ सारे नंबर्स होते हैं, ऑल नंबर्स आर कांस्टेंट। जितने भी सारे कौन नंबर्स हैं वो सारे क्या हैं? कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा, कहाँ तक? इन्फिनाइट तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। ये सारे क्या हैं? अचर हैं। ओके, चर और अचर में डेफिनेशन पता चल गया होगा डिफरेंट, कि चर क्या होता है जिसका मान बदल जाए, और अचर क्या होता है जिसका मान ना बदले, उसको क्या बोलेंगे? अचर बोलेंगे। ओके, ठीक। नेक्स्ट, उसके बाद एक टर्म आता है व्यंजक, इसी को बोलते हैं एक्सप्रेशन। व्यंजक और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है? क्या बोलते हैं कि अगर चरों के, चर और अचर से मिलके बनने वालों को क्या बोलते हैं? व्यंजक बोलते हैं। क्या होगा इसमें? चर यहाँ लिखा हुआ डेफिनेशन की चर और अचरों के गुणनफल के पदों से बनने वाले, जैसे 3 x y z। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, अचर क्या बोल, सॉरी व्यंजक क्या बोल रहा है कि कोई चर और कोई अचर मिल के आपस में एक क्या बनाएगा? व्यंजक बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक्स क्या है? एक चर है, ठीक है। जैसे फोर, फोर एक क्या है? अचर है। तो जब इन दोनों आपस में प्लस के साथ, माइनस के साथ, मल्टीप्लाई के साथ या डिवाइड के साथ हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? व्यंजक। जैसे हमने प्लस के साथ डाल दिया, तो चर और अचर आपस से तो मिला बना होगा लेकिन किसके साथ ऐड है? प्लस के साथ। तो ये क्या बन गया? एक्सप्रेशन। इसी तरह से मैंने लिख दिया वाई, और इधर लिया 8, और इनके बीच में मान लिया माइनस, तो ये भी क्या है? चर, और ये क्या है? अचर। चर और अचर के मिलने वालों से बन के क्या बोलते हैं? ये व्यंजक बोलते हैं। और फॉर 9x, 9 और x आपस में क्या है? मल्टीप्लाई में, तो ये भी क्या हो जाएगा? व्यंजक हो जाएगा। -3xyz, जैसे इसने लिखा था, यहाँ क्या है? 3 अचर है और xy क्या है? चर है, और दोनों किस में? आपस में मल्टीप्लाई में, तो भी एक क्या है? व्यंजक है। इसी तरह से 2 भी एक व्यंजक है, xyz भी व्यंजक है, 5x भी व्यंजक है। यहाँ बोल रहा कि व्यंजकों को बनाने के लिए पदों का जोड़ा जाता है। देखो पदों को क्या किया जाता है? जोड़ा भी जाता है। जैसे हमने ये बताया, पदों को जोड़ा जाता है। जैसे इतना -2x_ay +5xl, इन सब आई को, इन सबको क्या किया है? जोड़ा गया है, तो ये क्या बन गया? एक व्यंजक बना गया। फिर एक चीज़ बोला कि समान पद समान चरों से बनते हैं। जितने भी पद है वो क्या से बनते हैं? समान पदों से बनते हैं, तथा इन चरों की घात भी समान होती है। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, समान होनी चाहिए। चलो सिंपल से याद रखना है कि व्यंजक क्या होता है, कि चर और अचर से मिलकर बनने वालों को क्या बोलते हैं? व्यंजक बोलते हैं। और ये आपस में प्लस के साथ भी हो सकता है, माइनस के साथ भी हो सकता है, डिवाइड के साथ भी होता है, और मल्टीप्लाई के साथ भी हो सकता है। ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट, समीकरण या इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है? अगर व्यंजक को जीरो के इक्वल कर दिया जाए। व्यंजक क्या था? चर और अचर से मिलकर बना था। व्यंजक क्या था? चर और अचर से। जैसे मैंने लिया एग्जांपल की फॉर्म में, मैंने वहां क्या लिया था? x+4, ये क्या था? व्यंजक था। x+4, x क्या है? चर है, और 4 क्या है? व्यंजक, सॉरी अचर है। ये दोनों किसके साथ जुड़ा हुआ? प्लस के साथ, तो ये क्या बन गया? व्यंजक। अगर इसी व्यंजक को अगर हम जीरो के इक्वल कर दें, या जीरो या किसी भी इक्वल शिप लगा दें इसके बीच में, तो ये क्या बन जाएगा? समीकरण या इक्वेशन। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अगर किसी भी व्यंजक को, ये बोल रहा है ना, अगर व्यंजक को जीरो के इक्वल कर दें, जीरो के इक्वल कर दें, तो वो क्या बन जाएगा? समीकरण बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट, 4x+2, ये भी एक क्या है? व्यंजक है। इसको जीरो के इक्वल कर दे
या किसी और कांस्टेंट के इक्वल कर दे तब भी ये क्या बन जाना है, समीकरण बन जाएगा। ठीक है, ओके। जैसे लिखा 3xyz इक्वल टू 0, ये भी क्या है, व्यंजक है। 4xyz इक्वल टू 8, ये भी एक व्यंजक है। एक चीज याद रखना, सॉरी समीकरण याद रखना, समीकरण के लिए क्या एक चीज होना चाहिए कि बीच में इक्वल आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। इक्वल आया तो वो क्या बन गया, समीकरण बन गया। अगर इक्वल नहीं आया तो तब तक फिर वो क्या रहेगा, व्यंजक रहेगा। जैसे 8x-2, अभी तक तो ये क्या है, व्यंजक है। अगर मैंने इसको इक्वल किसी चीज की भी कर दिया तो ये क्या बन गया, समीकरण बन गया। ठीक है, व्यंजक समीकरण में डिफरेंस पता चल गया होगा। व्यंजक क्या होता है कि चर और अचर से मिलकर बनने वालों को बोलते हैं। हाँ, वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई कुछ में भी हो सकता है। अगर उसी व्यंजक को अगर हम इक्वेशन बनाना है तो उसको हम इक्वल के फॉर्म में कर दें, या इक्वल टू 0 कर दिया, इक्वल टू किसी कांस्टेंट करते हैं तो फिर क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। गॉट इट, ओके। नेक्स्ट, चलो अब यहाँ से मेरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। हमारा चैप्टर एक्चुअल में क्या था, बहुपद, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, तो देखो पॉलिनोमियल, पॉली का मतलब होता है मैनी, नोमियल का मतलब होता है टर्म, मैनी का मतलब होता है बहुत ज्यादा। तो ये लिखा है, बहु का मतलब होता है, कहाँ गया, हाँ, बहु का मतलब क्या होता है, बहु, बहु का मतलब होता है ज्यादा, और पद का मतलब होता है खंड। तो बहुपद क्या होता है, खंड, बहुत ज्यादा होता है, खंड होता है, और पद का मतलब होता है टुकड़ा। तो बहुपद जो होता है वो बहुत सारे छोटे छोटे टर्म से मिलकर क्या होना बड़ा बना होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बहुपद। बहुपद क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे पद से मिलकर बनने वाले को क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे पद से मिलकर बनने वालों को क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, मैनी प्लस टर्म, यही है ना, कॉल टू पॉलिनोमियल, पॉली, यही होता है हमारा बहुपद। ओके, ठीक। चलिए बहुपद का प्रकार देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ पदों के अनुसार बहुपद का प्रकार। बहुपद का प्रकार हम किसके अनुसार पढ़ रहे हैं, पदों के अनुसार। ये ध्यान रखिएगा, किसके अनुसार है, बहुपद के अनुसार, पदों के अनुसार। पदों के अनुसार बहुपद के 3 प्रकार होते हैं, एक जैसे एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। तीनों को समझाने की कोशिश करता हूँ। एक पदी, एक पदी का मतलब क्या होगा, जिसमें सिर्फ एक पद हो, एक टर्म हो, उसको हम क्या बोलेंगे, एक पदी। फॉर एग्जाम्पल एक्स, एक्स क्या है, एक ही बार लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक टर्म है, तो ये एक पदी होगा। अच्छा, एक पदी और द्विपदी त्रिपदी देखने के लिए हमें सिर्फ काउंट करने के लिए, कोई भी टर्म काउंट करने के लिए बीच में प्लस और माइनस होना चाहिए। अगर दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई में हो तो वो एक ही टर्म काउंट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा हुआ है x+2, तो भाई बीच में अगर प्लस या माइनस आए तब हम टर्म काउंट करेंगे, तो ये एक हो गया और एक ये हो गया, दो। तो इसमें कितने पद हो गए, दो, तो ये हमारा द्विपदी हुए, लेकिन ये एक पदी नहीं है। जैसे 3xyz, इसमें तुम ऐसे मत कर लेना कि 3 1 2 3 4, नहीं, सब आपस में किसमें, पहले एक चीज देख लेते हैं, सब आपस में क्या है, प्लस में, तो इस सॉरी मल्टीप्लाई में, डेट मीन से एक ही टर्म को दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्या है, एक पदी है। इसी तरह से -3 8y z, तो देखो ये सब आपस में किसमें, मल्टीप्लाई में, तो इसका मतलब ये भी एक पद है। ठीक है, एक पदी का मतलब क्या होना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए, पद एक होना चाहिए। पद कितना होना चाहिए, एक। द्विपदी के लिए कितना होना चाहिए, दो पद। दो पद का मतलब इसमें देखो, जैसे जैसे वो एग्जाम्पल लिया था x+2, तो एक पद ये हुआ, एक पद हुआ, तो कितना पद हो गया, दो पद, तो इसको क्या बोलेंगे, द्विपदी। 8x-2, तो देखो ये पूरा एक पद है और एक पद है, दो पद हो गए। 9 3y+8, तो ये देखो एक पूरा एक पद है, एक पूरा एक, तो कितने हो गए, द्विपदी। ठीक है, तो द्विपदी के लिए क्या होता है, दो पद होना चाहिए। त्रिपदी के लिए इसी तरह से क्या होना चाहिए, तीन पद। ओके, जैसे लिखा हुआ x-8y+z, तो इसमें कितने पद हुए, एक, दो, तीन, तो ये क्या कहलाएगा, त्रिपदी। इसी तरह से 9x² + 8x+2, तो इनमें भी कितने पद है, एक पद ये हुए, दो पद, तीन पद, ये क्या हो गया, त्रिपदी। मतलब पद काउंट करने के लिए बीच में प्लस या माइनस होना जरूरी है। अगर प्लस होगा या माइनस होगा तभी हम टर्म को काउंट करेंगे, नहीं तो वो एक ही टर्म कहलाएगा। ठीक है, ओके। जैसे 3x-8, या आप बताओ ये कौन सी पदी है, एक पदी है, द्विपदी है या त्रिपदी है। ओके, चलो हमने पदों के अनुसार देखा बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। क्या क्या, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। क्या क्या था, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। ठीक है, आपको समझ आया होगा आई होप। ओके, इसी तरह से हम चलो नेक्स्ट स्लाइड में अब क्या पढ़ेंगे, बहुपद का घात। घात क्या होता है बहुपद का,
घात। अच्छा एक चीज़ याद रखना कि हम हमेशा घात जो देखेंगे वो हमेशा वेरिएबल पे पावर देखेंगे। वेरिएबल मतलब चर पे ही घात होता है, हालांकि कांस्टेंट पे भी घात हो सकता है, चर पे भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे घात काउंट करेंगे सिर्फ किस पे, चर पे घात काउंट करेंगे। किस पे घात काउंट होगा यहाँ पे, चर पर। चर क्या होता है, जो बदल जाए, जो बदल जाए कौन, एक्स वाई जेड। तो ठीक है, हम इसी पे क्या करेंगे, घात को काउंट करेंगे। जैसे लिखा हुआ है एक्स, इसके माथे पे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब लिखा हुआ है कितना, एक, तो इसका घात कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, इसका घात कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ चर, चर कौन है, एक्स, एक्स पे पावर कितना, माथे पे कितना है, दो, तो इसका घात कितना हो जाएगा, थ्री, सॉरी टू, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, अच्छा इसका घात कितना होगा, देखो इसका घात दोनों चीज़ें, एक तो दो है और यहाँ पे कितना है, इस पे एक है, दो और एक, लेकिन इसमें हम कंसीडर किसको करेंगे, घात तो कोई एक ही होगा। घात कौन होगा इन दोनों में से, जो सबसे बड़ा होता है उसी को हम यहाँ कंसीडर किया जाता है। इन दोनों में से कौन बड़ा है, दो, तो ये इसका घात कितना होगा, दो। 9x² प्लस 8 स्क्वायर, सॉरी 8 स्क्वायर एक्स प्लस 2। चलो इसका घात क्या होगा बताइए, देखो इसमें दो भी है और यहाँ कितना, एक्स, एक्स पे पावर कितना है, वन है, और यहाँ एक्स पे पावर कितना है, दो, तो इसका घात दो और वन होगा। लेकिन हमारा फाइनली आंसर कौन सा होगा, जो मैक्सिमम है दोनों में से बड़ा कौन है, दो, तो इसका घात कितना होगा, दो। ठीक है, इसे लिखा हुआ है एक्स पे पावर 4 प्लस वाई पे पावर 2, तो इसका घात क्या होगा, इसका 4 है और इसका 2 है, तो दोनों में से मैक्सिमम कौन है, बड़ा कौन है, 4, तो इसका घात कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा घात और घात कैसे निकाला जाता है। जैसे 9x पे पावर 8, तो इसका घात कितना हो जाएगा, सॉरी 8 दिख नहीं रहा वो शायद, इसका घात कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। घात कैसे निकालते हैं, घात किस पे हमेशा चेक किया जाता है, चर पे किया जाता है। चर पे के माथे पे जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। ठीक है, अभी पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि पदों के अनुसार बहुपद के प्रकार, पदों के अनुसार बहुपद के प्रकार, इसी तरह से अब हम पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ा था हमने, बहुपद के अनुसार सॉरी पदों के अनुसार बहुपद के प्रकार। इसी तरह से हमने अभी पढ़ा बहुपद का घात, अब पढ़ेंगे घात के अनुसार बहुपद का प्रकार। घात के अनुसार बहुपद का प्रकार, वहाँ क्या था, पदों के अनुसार बहुपद का प्रकार, यहाँ है घात के अनुसार बहुपद का प्रकार। तो घात के अनुसार भी बहुपद के तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। इनमें से कौन कौन से प्रकार, एक है रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब क्या होता है, जिसका घात क्या हो जाए, एक हो जाए, तो क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा है x प्लस 2, तो हमें इस पे तो देखना ही नहीं है क्योंकि ये अचर है, अचर पे हमने कभी घात देखना ही नहीं है। तो x, x पे माथे पे कितना है, एक है, तो इसका मतलब इसका घात कितना है, एक, तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। दूसरा x प्लस 3, इस पे देखो, इस पे घात कितना है, यहाँ भी एक है, तो इसका मतलब ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद होने के लिए क्या है, कंपल्सरी होनी चाहिए, इसकी घात क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी घात मतलब वेरिएबल की पावर, मतलब चर की पावर एक होनी चाहिए। द्विघात का मतलब क्या होता है, इसका घात कितना होना चाहिए, नाम में ही छिपा हुआ है इसका आंसर, घात कितनी होनी चाहिए, दो। जिसके घात दो होंगे उसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। जैसे लिखा हुआ है x² प्लस 9, तो देखो इसके माथे पे कितना है, स्क्वायर है, दो है, घात कितना है, दो है, तो घात दो है तो क्या हो जाएगा, द्विघात। जैसे x पे पावर 4x² माइनस 8x, तो ये कितना होगा, देखो दो यहाँ है और यहाँ इसके पावर कितना है, एक, तो दो और एक, दोनों में से बड़ा कौन है, जो बड़ा होता है उसी को कंसिडर कर दिया जाता है। इसका मतलब इसका घात कितना है, दो है, तो इसका मतलब ये कितना होगा, द्विघात बहुपद होगा। देखो दोनों में से जो घात बड़ा होता है उसी को हम कंसिडर किया जाता है। ओके, तो ये द्विघात हो गया। इसी तरह से त्रिघाती, त्रिघाती बहुपद के लिए क्या होना चाहिए, इसकी घात क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं x³ ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका घात कितना है सर, 3, घात कितना है, 3, तो अगर घात 3 हुआ तो ये त्रिघाती हो जाएगा। ठीक है, अगर लिखा हुआ है x³ माइनस 8x² प्लस 9, तो इसका घात कितना है, देखो 3 भी है, 2 है, लेकिन इन दोनों में से बड़ा कौन है, 3, तो कंसीडर किसको किया जाता है, बड़े वाले को, तो घात कितना हो जाएगा, 3, तो ये भी क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। 8x³ प्लस 9x² प्लस 9x प्लस 8 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ लिखा हुआ, तो इसका घात 3, 2, 1, तीनों है, लेकिन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 3, उसका घात कितना होगा,
3 होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद। आई होप समझ आया होगा कि घात के अनुसार बहुपद के प्रकार 3 प्रकार होते हैं, एक रैखिक, द्विघात और त्रिघात। तीनों का डिफरेंस पता चला होगा। रैखिक का मतलब क्या होता है, जिसकी घात 1 हो जाए, द्विघात का मतलब जिसका घात 2 हो जाए, त्रिघाती का मतलब जिसका घात 3 हो जाए। ठीक है, ओ चलो अब एक न्यू टर्म है शून्य। शून्य क्या होता है, इसको बोलते हैं जीरोज। क्या बोलते हैं, जीरोज। जीरोज क्या होता है, वो एक्स का मान जिसके लिए बहुपद शून्य के बराबर हो जाए। वो एक्स का मान ऐसे ज्ञात करना है जिसके लिए एक्स के मान क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। तो ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि आप यहाँ एक्स की कौन सी ऐसी वैल्यू पुट करोगे, खुद से एक्स की कौन सी ऐसी वैल्यू पुट करोगे जिसके लिए पूरा जीरो बन जाए, जिसके लिए क्या बन जाए, जीरो। मैं सोच रहा हूँ अगर मैं एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दूँ, 1। अगर एक्स की वैल्यू 1 रख लूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, पी ऑफ 1 इक्वल टू 1 - 1। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो यही बोल रहा है कि शून्य के ये होता है कि एक्स का वो मान जिसके लिए बहुपद कितना हो जाए, शून्य हो जाए। तो हो गया ना शून्य, कौन से मान के लिए शून्य हुआ, एक्स बराबर 1 के लिए हुआ। जिसके लिए ये बहुपद जीरो हो गया तो वही क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अब तो हमेशा हम इस तरह से नहीं निकालेंगे, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, देखो डायरेक्ट निकालने के लिए क्या लिखा हुआ था मेरे पास, पी ऑफ एक्स इक्वल टू x - 1। जो भी पॉलिनोमियल है ना उसको जीरो के बराबर बोल दो, इक्वल टू क्या हो जाएगा, x - 1। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये माइनस में इधर आके कितना हो जाएगा, प्लस में। तो x की वैल्यू कितना हो गया, प्लस। तो इसका मतलब यही इसका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से इसको निकालेंगे, इसको भी जीरो को इक्वल करो तो ये क्या हो जाएगा, x + 5। ठीक है, तो x इक्वल टू, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5। इसका ये क्या हो गया, शून्य हो गया। एग्जाम्पल और 9x - 2 इक्वल टू 0। तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, 9x इक्वल टू 2। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर आके कितना हो जाएगा, डिवाइड में। तो x इक्वल टू 2/9। आई होप समझ आ रहा होगा कि शून्य क्या होता है कि x की वह वैल्यू जिसके लिए क्या हो जाए, पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, शून्य बोलते हैं या जीरोज बोलते हैं। ओके ठीक है, और एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। 9x - 81 इक्वल टू 0। तो इसका क्या होगा, 9x इक्वल टू 81 बराबर जी, सॉरी 81, क्योंकि माइनस में इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 81/9। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितने बार में जाएगा, 9 एकम 9, 9 9 81। x की वैल्यू कितना हो गया, 9। तो इसका मतलब ये इसका क्या हो गया, शून्य हो गया। ठीक है, और एक तो देख लेते हैं। 3x - 8 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 3x बराबर 8। x बराबर कितना हो जाएगा, 8/3। ठीक है, नेक्स्ट चलो एक और। यहाँ लिखा हुआ x² - 1 बराबर 0। तो क्या होगा, x² इक्वल टू 1। x बराबर क्या हो जाएगा, इधर रूट चलेगा, √1। तो प्लस माइनस में जब भी रूट जाता है उसमें क्या आता है, प्लस माइनस में आता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, +-1। मतलब इसका मतलब क्या होगा, x की वैल्यू एक बार +1 आएगा और एक बार -1 आएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ओके ठीक है, नेक्स्ट चलो। अब हम शून्यक निकालेंगे, लेकिन किससे, ग्राफ से। कि हम किसी कोई हमें ग्राफ दे दिया, उसको बताना है कि इसमें कितने शून्य होंगे। अब शून्य ग्राफ से निकालने के लिए क्या देखना पड़ता है आपको, कि जो भी ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने बार काटता है। देखो एक बार पीछे देख लो, ये क्या होता है, ये वाला लाइन होता है एक्स और ये वाला होता है वाई। ये एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई और वाई डैश। ठीक है, ये वाले एक्स एक्सिस को ग्राफ कितने बार काटेगा, वो उसका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, एक्स वाले एक्स को। जैसे हमने ऐसे लिख दिया कुछ, तो देखो ये जो ग्राफ बनी है ये एक्स वाले लाइन को कितने बार काट रहा है, 2 बार। देखो एक मिनट में इसको दूसरे पेन से दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो एक बार कहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे, और एक बार यहाँ पे। इसका मतलब इसका शून्य कितना हो जाएगा, 2। तो मतलब एक्स एक्सिस को वो ग्राफ जितने बार भी काटेगा वो उसका कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। चलो पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये एक एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो इस वाले एक्सिस को ये लाइन कितने बार काट रही है, एक बार नहीं काट रही है। देखो ये एक्स इसके पैरेलल निकल जा रहा है, इसको काट ही नहीं रहा कहीं पे, एक्स वाले को कहीं काट रहा है, नहीं काट रहा है। तो उसका शून्य कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, दूसरा देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये वाली लाइन देखो एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ काट रहा है, हाँ एक बार ही काट रहा है। इसको भी मत बोल दीजिएगा, ये वाई वाली लाइन को काट रहा है, यहाँ एक्स वाले को कितने बार काट रहा है, एक बार। तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, इसका शून्य की 1 हो जाएगा। इसी तरह से इसका देखते हैं, एक बार यहाँ काट रहा है एक्स को, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 3। नेक्स्ट इसको कितने बार काट रहा है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। तो इसका शून्य 2, इसका 1 2
एक यहाँ काट रहे हैं, एक यहाँ, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा 4। इसी तरह से इसको एक बार, 2 बार, 3 बार, इसका शून्य 3 हो जाएगा। तो ग्राफ से शून्य निकालना ज़्यादा इजी होता है, ठीक है। ऐसे कि जितने बार वो एक्स एक्सिस को काटेगा वही उसका कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक। चलो अब हम करते हैं द्विघात के बारे में। द्विघात बहुपद क्या होता है? हमने द्विघात बहुपद का मतलब क्या होता है, जिसका पावर कितना हो, जिसका घात कितना हो, 2 हो, उसी को क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। लेकिन उसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि द्विघात बहुपद होता क्या है। इसी पे पूरा चैप्टर फिनिश है, ठीक है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का सामान्य सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अच्छा, जो देखो किसी भी वेरिएबल के साथ चिपका हुआ रहता है ना, इसको हम बोलते हैं गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, ए। एक्स का गुणांक कौन है, बी। इसी तरह से, और तो यहाँ कोई वेरिएबल है ही नहीं तो इसका कोई गुणांक ही नहीं होना। मतलब गुणांक का मतलब क्या होता है, जो गुणांक का मतलब क्या होता है, जो किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में हो वही उसका गुणांक होता है। जो किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में हो वही इसका क्या होता है, गुणांक होता है, ठीक है। इसी तरह से एक्स स्क्वायर वेरिएबल था, इसके साथ मल्टीप्लाई में था ए, तो ये इसका क्या हो गया, गुणांक, या कोएफिशिएंट भी बोलते हैं इंग्लिश में इसको, क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। ऐसी को हिंदी वाले क्या बोलते हैं सर, हिंदी में गुणांक। गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, ए। एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, बी। मतलब गुणांक का मतलब याद रखिए, ये आगे काम आएंगे। गुणांक क्या होता है, जो किसी वेरिएबल के साथ या जो किसी चर के साथ गुणे में हो उसी को हम क्या बोलते हैं, गुणांक। नाम से ही छुपा हुआ गुणांक, गुणांक, ठीक है। ओके, चलो देखते हैं आगे। अब देखो, अगर ये द्विघात बहुपद है ना, इसके पावर कितने हैं, 2। जो भी बहुपद होगा, अगर रैखिक बहुपद में क्या होता था, उसका घात 1 होता था। रैखिक बहुपद का घात 1 होता था, इसलिए उसका शून्य कितना होता था, 1। देखो मैं एक बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सारे हमने क्या किया, शून्य निकाल रहा था, इसका घात कितना था, 1। इसका मतलब ये क्या था, रैखिक बहुपद था। तो जो जिस बहुपद में रहेगा, अगर रैखिक बहुपद का घात 1 होता है तो उसका शून्य भी 1 कहेंगे। द्विघात बहुपद क्या होता है, उसका घात 2 हो तो उसका शून्य भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। देखो इससे जितने भी सारे क्वेश्चन है ये सारे रैखिक बहुपद थे, सबका बहुपद शून्य कितना आया था, 1 ही आ रहा था। मतलब 1 आने का मतलब ये नहीं कि एक बार x की वैल्यू आ रही थी। इसी तरह से देखो हमने ये द्विघात बहुपद ले लिया था, इसका पावर कितना था, 2। तो ये द्विघात बहुपद था, इसलिए x की वैल्यू 2 आ रही थी। एक बार +1 आ रहा था, एक बार -1 आ रहा था, ठीक है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर द्विघात बहुपद है तो उसके घात 2 होते हैं। जो भी बहुपद होगा जिसकी घात जितनी होगी उतना ही उसका शून्य निकलेगा। इसका मतलब यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, अगर इसका ये अगर द्विघात बहुपद है तो इसका मतलब इसका 2 शून्य आएंगे। कितने शून्य आएंगे, 2 शून्य आएंगे, बिल्कुल आएंगे। क्योंकि मैं भी बोल रहा हूँ कि जिसके जितने घात होते हैं उसके उतने ही शून्य होते हैं। तो इसके कितने शून्य होंगे, 2 शून्य। 2 होने का मतलब क्या होगा कि एक्स की वैल्यू जो है वो 2 बार आएगा। कुछ भी हो सकता है, एक्स का 2 वैल्यू आएंगे, तो 2 शून्य होंगे। इसके 2 शून्य का नाम दे दिया गया है। एक को बोल दिया गया है यहाँ पे क्या, अल्फा, और एक को क्या बोल दिया है, बीटा। 2 शून्य आएंगे, 2 शून्य में से एक का नाम क्या है, अल्फा। आप कुछ भी बोल सकते हो लेकिन मैथमेटिकली ज़्यादातर इसी यही नाम दिया गया है। तो एक को क्या बोलते हैं, अल्फा, दूसरे को क्या बोलते हैं, बीटा। क्या बोलते हैं इसको क्या पढ़ा जाता है, अल्फा, इसको क्या बोलते हैं, बीटा, ठीक है। द्विघात बहुपद के कितने शून्य होते हैं, 2 शून्य होंगे। एक का क्या होता है, अल्फा, दूसरा को क्या बोलते हैं, बीटा। ओके, नेक्स्ट। अब देखो बहुपद के शून्यक जो होते हैं, जैसे अल्फा और बीटा शून्यक थे ना, वहाँ पे क्या था, अल्फा, इसके कितने शून्यक थे, अल्फा और बीटा। तो बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध, शून्यक और गुणांकों के बीच में क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। गुणांक कौन होता है, यहाँ पे ए बी गुणांक है। तो शून्यकों का क्या होगा, योगफल कैसे निकालते हैं, अगर दोनों शून्यक को, तो शून्य की है ना, दोनों शून्य को आपस में जोड़ देंगे तो इसका वैल्यू क्या होता है, -b/a। ये फॉर्मूला है सर, याद रखना होगा आपको, शून्यकों का योगफल। ओके, थैंक यू।